अस्सलाम वालेकुम। सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, जियो टेलीविजन एक ड्रामा लेकर आ रहा है और ये बहुत खौफनाक किस्म का ड्रामा है जिससे पाकिस्तान की आवाम सीखेगी, आगे बढ़ेगी, पाकिस्तान में बड़ी तरक्की होगी और लोगों का शऊर बड़ा बुलंद होगा। ये नाज़रीन पिंकी डॉन आज से चंद दिन पहले अदालतों में घूमती हुई एक छपड़ी किरदार आपने देखा होगा। नाज़रीन, बदकिस्मती से ये खातून ड्रग बेचती रही है और ये कोई 700-800 इसके बकौल इस खातून के कस्टमर्स थे इसके, और ये उन्हें ड्रग बेचती थी। ज़ाहिर है इसके पास चंद करोड़ रुपए नाज़रीन आ गए और उसके बाद पुलिस को मैनेज करके खास किस्म का प्रोटोकॉल भी ये एंजॉय करती रही है। फिर इसने आकर झूठ बोला कि मुझे दबाव डाला जा रहा और कहा जा रहा है, बनने का कि किसी बंदे का नाम ले। हैरान कुन ये था नाज़रीन कि एक आम सी एक खातून को, एक ड्रग डीलर को, नाज़रीन ये बहुत छोटी मोटी ड्रग डीलर है, ये कोई इतना बड़ा नेटवर्क या वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, तोप नहीं है। उसकी गुफ्तगू से भी पता चल रहा था माशाअल्लाह से नाज़रीन पाकिस्तान में स्मगलिंग में और ड्रग डीलिंग में जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े नाम हैं उनके अंदर माशाअल्लाह से पाकिस्तान के ऐसे खौफनाक किस्म के ड्रग डीलर्स हैं या ऐसे स्मगलर्स हैं। तो दुनिया में जहां पर भी नाज़रीन गंद है, उस गंद में हमारे भी शेर या सूरमा मौजूद हैं जिन्होंने गंद घोला है हर तरीके से। लेकिन एक अजीबो गरीब कैरेक्टर को नाज़रीन लार्जर देन लाइफ बनाकर अवाम के सामने रखा जा रहा है। कुछ ना कुछ है जो इसके पीछे मौजूद है। अब ये जियो टेलीविजन इसके ऊपर ड्रामा लेकर आ रहा है और शादेब खानजादा साहब ने ये लिखा हुआ है और ये इसके बारे में जनाब बताएगा और इसकी कहानी पाकिस्तानी अवाम के सामने रखेगा। मैं चंद किरदार नाज़रीन आपके सामने रख देता हूं। नादिया हसन एक ऐसी सिंगर नाज़रीन जिन्हें क्वीन ऑफ साउथ एशिया इन पॉप म्यूजिक कहा जा रहा है। एक ऐसी खातून नाज़रीन जिसने मौसीकी में, म्यूजिक में साउथ एशिया के डायनामिक्स बदल कर रख दिए। म्यूजिक के बारे में नाज़रीन सोच साउथ एशिया की बदल कर रख दी नादिया हसन साहब ने। उनके ऊपर नाज़रीन ड्रामा पता नहीं बना या नहीं बना, लेकिन जियो टेलीविजन या किसी ने अभी तक नहीं लिखा। डॉक्टर रुथ फाओ जर्मनी से आई हुई एक ऐसी खातून नाज़रीन जिसने 55 साल पाकिस्तान के अंदर कोड खत्म करने में लगा दिए। ये जो कोड पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ था नाज़रीन, वो बस्तियों के अंदर रहती रही वो खातून, कोड खत्म करवाने के लिए एक इंतहाई खूबसूरत खातून डॉक्टर रुथ फाओ ने, इसने शादी भी नहीं की, पूरी जिंदगी लगा दी कि भाई कोड आगे ना फैले। डॉक्टर रुथ फाओ के ऊपर नाज़रीन ड्रामा नहीं बना, बल्कि सिर्फ एक ही कॉलम मेरे ख्याल में जावेद चौधरी साहब ने उस वक्त लिखा था। उसके बाद नाज़रीन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, कोई ड्रामा नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई हकायक अभी तक सामने ये हुआ क्या था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन चूरन तो बेचते हैं, या जब भी उन्होंने खास किस्म का सियासी एक पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है तो आफिया सिद्दीकी का नाम तो आता है। बिल्किस सिद्दीकी साहिबा नाज़रीन, नूर जहां, अच्छा उसके बाद मजीद और बहुत सारी नाज़रीन खवातीन हैं, लेकिन पिंकी डॉन नाज़रीन एक छपड़ी ड्रग डीलर नाज़रीन, उसके ऊपर जियो टेलीविजन ये कह रहा है कि हम ड्रामा बनाएंगे और उसकी कहानी आवाम के सामने रखेंगे और बताएंगे कि पिंकी डॉन क्या करती थी। जाली हीरोज, जाली किरदार, जाली कहानियां, जाली कैरेक्टर्स और उन्हें लार्जर देन लाइफ और इतना बड़ा बनाकर बयान करना, यही पाकिस्तान का नाज़रीन एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन जो बेशुमार सिलेबस पढ़ाया जाता है, उस सिलेबस के अंदर भी झोल है, उसे भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। हमारा एक बहुत बड़ा मसला झूठ का है। हम लोग झूठे हैं, हमारी शराफत झूठी है, हमारी जो हम अपने तौर पर मॉरल पुलिसिंग करते हैं वो झूठी है, फ्रॉड के ऊपर मबनी है। एक हीरोज हमारे बेशुमार झूठे हैं, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री झूठी है, हमारी डेमोक्रेसी झूठी है नाज़रीन। तो झूठ है जो कि हर तरफ आपको नजर आएगा। तो एक खौफनाक किस्म का झूठ का बादल है। उस झूठ के बादल में नाज़रीन एक और कहानी शामिल की जा रही है कि ना पिंकी डॉन बहुत बड़ी को खातून और पिंकी डॉन बहुत बड़ी को ड्रग डीलर और बहुत खौफनाक किस्म का 800 क्लाइंट्स का जो नेटवर्क चलाती थी, उसके ऊपर बहरहाल जियो टेलीविजन एक ड्रामा लेकर आ रहा है। नाज़रीन खबर इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर है, जो सबसे बड़ी खबर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब जीबी में गए और जाकर उन्होंने तो खैर अजीब ही कहानी सुना दी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नाज़रीन जो कि इनके दादी हैं, जो इनके बकायदा से मुंडा देते हैं, हर जो आईनी तरमीम होती है बिलावल भुट्टो जरदारी अपने दोनों मुंडे प्रोवाइड करते हैं, हर तरह से मौजूदा रिजीम को फैसिलिटेट करते हैं वहां पर जाकर जीबी में तमस्खुर उड़ा रहे मियां नवाज शरीफ साहब का। और नवाज शरीफ साहब को यह कह रहे हैं कि मियां साहब, बल्कि जीबी के अवाम को यह कह रहे हैं कि देखिए जी भुट्टो साहब लटक गए, हमने आपसे तो कोई शिकवा नहीं किया ना, हमने आपसे तो कुछ नहीं कहा, तो एक बंदा आया यहां पर आकर आपसे शिकवे कर रहा था। तो भुट्टो साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ नाज़रीन जो कुछ हुआ, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी या पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, हमने उस साइकिल को तोड़कर आगे बढ़ना था, इवॉल्व करना था, एक पॉलिटिकल ऐसी बेसिस को बनाना था नाज़रीन कि जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स या सियासत या पाकिस्तान के अंदर वाकईतन डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी, कोई जमहूरियत, कोई सहाफत, कुछ ना कोई नजर आता। आज वो सारी चीजें नाज़रीन कोलैप्स कर गई हैं और तबाही निकल गई है उनकी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नाज़रीन आज भी वहां पर खड़े होकर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो ज्यादती हो रही है उस पर बात करने के बजाय एक फेक किस्म का, अजीब गरीब किस्म का नाज़रीन एक कहानी वहां पर बयान कर रहा है जो समझ से बाहर। हामिद मीर साहब का नाज़रीन आज का कॉलम है, वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है और उन्होंने भी इस खतरे की तरफ इशारा किया है जिसके बारे में नाज़रीन पाकिस्तान का हर जी शौर बंदा बातचीत कर रहा है। हर छोटा बड़ा साफी, तजियाकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट कोई भी है नाज़रीन जो पाकिस्तान का वाकईतन हमदर्द है, वो इस खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं।
हारून रशीद साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह लिखा कि भाई 700 के करीब तकरीब कार जत्थे तैयार किए जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान को वो भारत जिस तरह से अपनी प्रॉक्सीज के जरिए बलोचिस्तान में कर रहा है, जीबी में भी करेगा। जीबी गेटवे है सी पैक का, लिहाजा वहां पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना करें, वहां पर सियासी माहौल खराब ना करें। आमिर मतीन साहब ने बाकायदा से यह कहा कि भाई जीबी के अंदर जो चिंगारी सुलग रही है उस चिंगारी को उधर खत्म कर रहे हैं, वहां पर यह माहौल ना बनाएं। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि भाई जो पाकिस्तान की थोड़ी बहुत साख बची हुई है, बराए मेहरबानी उस पर रहम करें और पाकिस्तान की साख में बेहतरी लाएं। जीबी के अंदर या कश्मीर के अंदर इंटरनल डायनामिक्स को ना छेड़ें, वहां पर किसी भी तरह की मनूवरिंग ना करें। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि भाई जो गिलगित बल्तिस्तान है ये कोई वस्ती पंजाब की तरह के लोग नहीं है। अगर वहां पे इलेक्शन मनूवर किया गया या मैनेज किया गया तो उसके बाद रद्दमल आएगा, और वो रद्दमल इतना शदीद होगा कि पाकिस्तान को अपनी साख बचाना मुश्किल हो जाएगा। और यही बात वो कश्मीर की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं। अब नाज़रीन ये समझने की जरूरत है और अंडरस्टैंड करना चाहिए। हामिद मीर साहब ये भी कह रहे हैं कि फिर ऐसे हालात बन जाएंगे कि इसको कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं रहेगा। जीबी और कश्मीर में फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवाएं और पाकिस्तान की साख को सहारा दें। पाकिस्तान की प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट इस तरफ इशारा कर रहे हैं, तजियाकार इशारा कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम भी नाज़रीन इसी तरफ इशारा कर रही है। पाकिस्तान की पढ़ी लिखी सिविल सोसाइटी भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि भाई वहां के इंटरनल डायनामिक्स के साथ ना छेड़खानी करें। अब जीबी के अंदर से जो ऑप्टिक्स आ रहे हैं नाज़रीन, अवाम एक तरफ खड़ी है, अवाम तहरीक इंसाफ के बारे में, खान के बारे में बातचीत कर रही है, लेकिन वहां पर पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को नाज़रीन कैंपेन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं। उनके जो विजुअल्स आ रहे हैं वहां पर जीबी से उन्हें सुबह बदर किया जा रहा है और इंतहाई एक अजीब व गरीब तरीके से उनकी तज़हीक की जा रही है, उनकी डिसरेस्पेक्ट की जा रही है, जो बहुत गैर मामूली चीज है, बहुत ही गैर मामूली चीज है। आजाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं, जिसके बारे में एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है कश्मीर कॉज का, भाई कुछ भी नहीं है। 1970s के बाद नाज़रीन ये सीटें ऐड होती हैं कश्मीर की असेंबली के अंदर। ये जो मुहाजिर हैं नाज़रीन मिनिस्टर्स बन जाते हैं। ये लिटरली आप इनको इंटरव्यूज देखें, आप इनकी गुफ्तगू देखें, बातचीत देखें, धेले का नाज़रीन इन्हें इल्म नहीं है, धेले की इन्हें समझ नहीं है, धेले की इन्हें अवाम के डायनामिक्स का अंदाजा नहीं है। मैं खुद कश्मीर के अंदर से हूं नाज़रीन, कश्मीर के अहम तरीन डिवीजन से मेरा ताल्लुक है और वहां पर सिटी स्कैन या एमआरआई की मशीन नहीं है, वहां पर ये बुनियादी सहूलियात नहीं है नाज़रीन, बुनियादी सहूलियात नहीं है। और मैं खुद इन्हें विटनेस कर रहा हूं और खुद इन्हें देख रहा हूं, और हमारी 3-4 जनरेशन नाज़रीन इसी कर्ब से, दर्द में से गुजरी हैं। और आज आकर एक खास किस्म का बयानिया बनाया जा रहा है कि अवामी एक्शन कमेटी जो मखसूस 12 नशिस्तों के हवाले से बातचीत कर रही है, ये कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। कश्मीर कॉज के हवाले से भाई हम सब कश्मीरी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब एक दूसरे के साथ हर लिहाज से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा मजहब एक है, हमारी सियासत एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारी सकाफत एक है। लिहाजा ये जो खास किस्म का एक चूरन बेचा जाता है, एक खास किस्म की डुगडुगी बजाई जाती है, एक माहौल बनाया जाता है, 12 नशिस्तें जो यहां से आती हैं, बिल्कुल ना थगड़ किस्म के लोग बदकिस्मती से यहां से आते हैं, बिल्कुल थगड़ किस्म की वहां पर आकर पॉलिटिक्स करते हैं, माल धमड़ी कमाने के लिए वहां पर आते हैं, वहां की पूरी पॉलिटिक्स को मैनेज करते हैं। उन कश्मीर के इंटरनल डायनामिक्स के साथ भी नाज़रीन छेड़खानी की जा रही है। अब ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी? अवामी एक्शन कमेटी भी 9 तारीख को नाज़रीन एहतजाज की तरफ आ रही है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 7 तारीख को इंतखाबात है और इंतखाबात के अंदर झोल अभी से नजर आ रहा है। लिहाजा उसके बाद जीबी की क्या सूरत हाल बन जाएगी, ये बहुत सारे सवाल हैं नाज़रीन जो अपनी जगह पर मौजूद हैं, और कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन इमरान अहमद खान न्यादी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में उसूल के लिए, अखलाकियात के लिए, सियासत के लिए लाजिम और मलजूम हो चुका है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान का सियासी जो रेड़ा है नाज़रीन, ये रेड़ा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर नाज़रीन हमें कोई ना कोई उसूल चाहिए। वो उसूल चाहे बिलावल लेकर आए, चाहे नवाज शरीफ साहब लेकर आए, चाहे जरदारी साहब लेकर आए, चाहे इमरान खान साहब लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक डायरेक्शन, एक उसूल, एक रिटर्न आइन, एक रिटर्न उसूल जिसके ऊपर नाज़रीन चीजें आगे आगे बढ़े पाकिस्तान। अब मोहम्मद मालिक साहब ये कह रहे हैं अपने प्रोग्राम में, बाकायदे से उन्होंने जिक्र किया। एक तो हामिद मीर साहब ये भी कह रहे हैं कि भाई अपने कॉलम में कि भाई जो बजट है उसके बाद जो महंगाई आनी है वो तो पाकिस्तानी आवाम को नाज़रीन उस महंगाई ने खोल कर रख देना। मोहम्मद मालिक साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है ये बड़ी कमाल किस्म की ब्यूरोक्रेसी है कि ये नेशनलिटीज मुल्क से बाहर ले लेते हैं। अच्छा, फिर ये कर रहे हैं कि भी अपनी नेशनलिटीज नहीं लेते, इनकी बेगमात या फिर इनके बच्चे या इनके बेटे या बेटियां मुल्क से बाहर जाते हैं और वो वहां पर नेशनलिटीज ले लेते हैं, अपने अकाउंट्स खोलते हैं और फिर पैसा नाज़रीन पाकिस्तान से बाहर जाता है। फिर ये ब्यूरोक्रेट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर स्पाउसेस या बच्चे बेटे बेटियां के बिहाफ पर ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं और वहां पर जाकर रहते हैं। पाकिस्तान के नाज़रीन टॉप के जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी सिस्टम के निजाम के बेनिफिशियरीज हैं, सारे पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। और पाकिस्तान में नाज़रीन मेरे और आप जैसे लोगों को, नौजवानों को वल्नरेबल किया जाता है। यहां पर हम लोगों को नाज़रीन सड़कों पर हर तरीके से घसीटा जाता है और फिर पाकिस्तानी आवाम से ही कहा जाता है कि तुम लोग जिम्मेदार हो इन हालात।
महंगाई उठाकर देखें, दहशतगर्दी उठाकर देख लें, लॉलेसनेस उठाकर देखें, जुडिशरी उठाकर देखें, कहीं पर भी दुनिया के किसी भी मुल्क में नाज़रीन ये इस तरीके से मुल्क या स्टेट्स नहीं चलती। अब नाज़रीन इंटरनेशनल खबरें हैं। एक तो नाज़रीन डोनाल्ड जे ट्रम्प ने बाकायदा से ये कहा कि भाई मैंने नेतन्याहू को गालियां तो दी हैं, लेकिन ट्रम्प ये भी कह रहे हैं कि मैं मुश्तबा खामनेई साहब के साथ मुलाकात करना चाहूंगा और मुमकिन है कि ये मुलाकात हो भी जाए आने वाले टाइम। जिस शख्स का ये नाम ले रहा मुश्तबा खामनेई साहब का, अमेरिका ने इस जंग का आगाज ही उसके वालिद की शहादत से शुरू किया। आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत से उसका आगाज हो। आज ट्रंप नाज़रीन थैलाज, अब आप अंदाजा लगाएं किस किस्म की मेंटालिटी है। वो कह रहे हैं कि उसके बेटे के साथ मेरी मुलाकात होगी और मैं बैठूंगा और बातचीत करूंगा। डोनाल्ड जे ट्रंप नाज़रीन थैला किस हैसियत में मुश्तबा खामनेई साहब के सामने बैठ सकता है। एक ऐसा बंदा नाज़रीन जिसका पूरा खानदान शहीद कर दिया गया, जिसके बच्चे शहीद कर दिए गए, जिसने पूरे खानदान को शहीद होते हुए देखा, लेकिन वो अपनी खुददारी के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, अपने उसूल के लिए नाज़रीन वो शख्स खड़ा हुआ और वो आज तक खड़ा है। ना सिर्फ खड़ा है बल्कि डोनाल्ड जे ट्रंप के नाज़रीन मुंह दांत निकालकर उसने बाहर रख दी। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं जनाब उसके साथ करूंगा। अच्छा, एक और नाज़रीन बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है। ईरानी ये कह रहे हैं कि जो कुवैत एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ ये हमने नहीं किया, ये किसी और ने किया है और ये फॉल्स फ्लैग है। फिर नाज़रीन ईरान ये भी बड़ा वादे कर रहा है कि अगर ईरान के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी होगी तो भाई हम पहले से ज्यादा तगड़ा और जबरदस्त जवाब देंगे और फिर सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन इस दौरान एक तजिया हो रहा है। ये अमेरिकन CIA के एक्स एनालिस्ट हैं लैरी जॉनसन बार बार इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई ईरान के पास कुछ ना कुछ है और ये जो कुछ ना कुछ है ये बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ। अच्छा, फिर नाज़रीन ये भी ब्लूमबर्ग के अंदर ये बाकायदा से एनालिसिस हो रही है कि ईरान भी टाइम गेन कर रहा है, ईरान भी टाइम बाय कर रहा है। एक तरफ ट्रंप नाज़रीन एग्जिट चाह रहा है, लेकिन ईरान भी टाइम गेन कर रहा है। होता यह है कि जब अमेरिका या फिर उसका चमचा किसी मुल्क के साथ नाज़रीन मिलिट्री वाइज इतना दौड़ पड़े, नाज़रीन चढ़ दौड़े, तो दूसरा मुल्क नाज़रीन घुटनों पर आ जाता है, मिन्नत समाजिद करता है, कोई बैकडोर कोशिश करता है कि यार हाथ जोड़ के घुटने पकड़ेगा या कम से कम डिग्निटी इज्जत के साथ कहीं ना कहीं से पिछले दरवाजे से निकल जाए। ईरान नाज़रीन उस तरीके से कर नहीं रहा। ईरान खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर देख रहा है। ब्लूमबर्ग ये लिख रहा है कि ईरान टाइम गेन कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि 90 दिन पहले जो IAEA है, बैनुल अक़वामी इंस्पेक्शन के इदारे हैं जो कि न्यूक्लियर साइट्स को जाकर हर हफ्ते इंस्पेक्ट करते थे, वहां पर जाकर देखते थे कि ईरान क्या यूरेनियम को किस हद तक एनरिच कर रहा है, एटम बम तो नहीं बना रहा या हथियार और तो नहीं बना रहा। 90 दिनों से जब से ये वॉर जारी है कोई भी इदारा जाकर ईरान के अंदर वो इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। तो लिहाजा अमेरिका ने जितना भी डैमेज कर दिया ईरान को इंटरनली, यानी उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया, और बहरहाल वो कह रहे हैं कि इंस्पेक्शन तो नहीं हो रही। तो पहले जो एक कम से कम ट्रांसपेरेंट सिस्टम था कि इदारे जाते थे, इंस्पेक्शन टीम्स जाती थी, इंस्पेक्ट करके आती थी, कुछ देखती थी, समझती थी, अब वो नहीं है। तो ये जो एक डार्क शेड है, क्या इस डार्क शेड का फायदा ईरान उठा रहा है? ये ब्लूमबर्ग सवाल पूछ रहा है। लैरी जॉनसन ये कह रहे हैं कि ईरान ये कह रहे हैं कि एक तीसरे मुल्क के जरिए हमारे पास हथियार आ चुके हैं। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।